नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है आपके साथ, मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का है कांग्रेस की स्क्रीनिंग। कौन सा फॉर्मूला विनिंग? जी हां, चुनाव में टिकट वितरण सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जिसके लिए लंबी कवायद होती है और आजकल कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी महामंथन कर रही है। टिकट बंटवारे की जमीनी जांच से कांग्रेस का हर दिन नई मुश्किल से सामना हो रहा है। कहीं पर कार्यकर्ता दावेदार बदलने की मांग कर रहे हैं तो कहीं स्थानीय नेता का दांव चला जा रहा है। एक एक सीट पर दावेदारों की होड़ मची है। कांग्रेस टिकट देने का कौन सा ऐसा फॉर्मूला काम में लेगी जिससे सभी दावेदार संतुष्ट हों और एकजुट होकर जीत के लिए काम करें? और बीजेपी क्या रणनीति रहेगी, दोनों पर चर्चा करेंगे। इसी मुद्दे पर आज पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। टिकटों के लिए दौड़, कांग्रेस में दावेदारों की होड़। हम लोग स्थानीय लोग का टिकट मांग रहे हैं या स्थानीय लोगों को टिकट मिलेगा तो हम उनको जीता के विधानसभा में दे देंगे। टिकट की जमीनी जांच, कार्यकर्ताओं में हाई जोश। एक एक सीट पर कई दावेदारों ने बढ़ाई मुश्किल। मैंने कांग्रेस पार्टी लक्ष्मणगढ़ से अप्लाई किया है। अगर मेरी पार्टी लक्ष्मणगढ़ से मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं जिसको टिकट देगी मैं उसको लड़ाऊंगा। कांग्रेस की गंभीर कवायद, कई समीकरणों की जांच। बस हमको जो जीतेगा वही है, जो जीता वही सिकंदर, संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत करें। जो जीता वही सिकंदर। टिकट पर जमीनी जंग, कैसे निकलेगा कोई हल? कांग्रेस की स्क्रीनिंग, कौन सा फॉर्मूला विनिंग? तो कांग्रेस की स्क्रीनिंग चल रही है और विनिंग का ही फॉर्मूला इस स्क्रीनिंग में एक तरह से कहें कि मूल वाक्य दिखाई देगा। और इसको लेकर तरुण गोगोई को भी आपने सुन लिया, जो जीता वही सिकंदर, यानी विनेबिलिटी जीतना ही एक तरह से कहें कि एकमात्र उद्देश्य होगा, एकमात्र उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी जो टिकट का दावेदार है। फिलहाल चार खास मेहमानों का हम स्वागत करेंगे, एक एक करके उनका परिचय कराता हूं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। भरत मेघवाल, प्रवक्ता कांग्रेस के, भरत जी आपका भी स्वागत। मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मिथिलेश जी आपका स्वागत। जगदीश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अपूर्वा, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन भरत मेघवाल जी से मैं चाह रहा हूं कि पहला सवाल कर लूं। ये बताएं कि भरत मेघवाल जी, एक कहावत है, एक अनार 100 बीमार। ये जो टिकटों की दावेदारी को लेकर एक एक टिकट पर, एक एक सीट पर कई कई दावेदार आ रहे हैं सामने और ये कहते हुए कि हम इस सीट के प्रबल दावेदार हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वो मौजूदा सिटिंग विधायक को, जो कांग्रेस के उनकी बुराइयां, उनकी खामियां, उनके भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, वो पार्टी की सेहत के लिए कितना सही है, कितनी मुश्किल होगी टिकट बंटवारे के लिए? रविंदर जी, देखिए, अगर आपको पता हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन 156 का भी नारा दिया था और इस बार हमने कांग्रेस सरकार ने ये बात कही है कि इस बार हम राज नहीं रिवाज बदलेंगे। इसलिए जो आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उन विधानसभा चुनाव में एक एक टिकट के ऊपर गंभीर रूप से मंथन किया जा रहा है। आपने देखा 2 माह पूर्व जो हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी हैं और उसके अलावा जिले के अंदर भी अलग अलग प्रभारी लगाए गए और अब चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी भी जो रायशुमारी है विधायकों से कर रही है। तो कई बार देखिए, राजनीति में ये बिल्कुल देखने को मिलता है कि जब विधानसभा में कोई विधायक होता है, विधायक प्रत्याशी होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी दावेदार होते हैं जिन्हें राजनीति में आने का अवसर मिलने की वो कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है कई बार क्षेत्रीय विधायक की या क्षेत्रीय प्रत्याशी के विरुद्ध भी कई बातें कहते हैं। लेकिन चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी और जितने भी सर्वे हो रहे हैं, उन सर्वे में एकमात्र जो हमने बात रखी है वह है जिताऊ कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट जिताऊ होगा, जिसकी सर्वे रिपोर्ट अच्छी होगी, जिसका ब्लॉक के स्तर से नाम जाएगा, जिसका पीएसी में नाम जाएगा और जिसकी जो सर्वे रिपोर्ट में चीजें आएंगी, उसके आधार पर ही टिकट का बंटवारा किया जाएगा। इससे पूर्व भी वॉर रूम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, रंधावा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी 1-to-1 विधायकों से कॉन्वर्सेशन की थी और उस दौरान उन्हें बताया भी गया था कि अगर किसी का रिपोर्ट में कोई नेगेटिव बात आती है या कहीं ना कहीं कोई कमी आती है तो उसको वो सुधारा जाए। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी अपने विधायकों से, विधायक प्रत्याशी जो अभी वर्तमान में है, उनसे रायशुमारी कर रही है। भरत मेघवाल जी, जो भी दावेदार सामने आ रहा है वो ये तो कहेगा नहीं कि मैं हराऊ कैंडिडेट हूं, वो अपने दम भरते हुए यही कहेगा कि उससे ज्यादा
काबिलियत मेरे अंदर है। और इसी लिहाज से मैंने आपसे जो एक सवाल पूछा कि जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी बुराई करते हुए, उनकी तमाम खामियों को इंगित करते हुए जो दावेदार सामने आ रहे हैं वो पार्टी की कितनी छिछालेदर और किरकिरी करेगी? नहीं, देखिए, जो इस तरह के दावेदार आ रहे हैं वो पहली बात तो पार्टी के कार्यकर्ता, मैं ऐसे लोगों को मानता नहीं हूं जो अगर किसी दावेदारी के विरोध में आकर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। अगर आप दावेदार हैं तो दावेदार के रूप में अपनी क्षमता को बताइए कि आप किस तरीके से, कौन से समीकरण के आधार पर वहां जीतने का जो हिम्मत रखते हैं। और पार्टी के अगर अगेंस्ट कोई जाएगा तो देखिए, पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीति रीति साफ है कि ऐसे कैंडिडेट को कहीं भी मौका नहीं दिया जाएगा। और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने वह बयान दिया है कि जब टिकट किसी कांग्रेस के व्यक्ति को मिल जाएगी उसके बाद जितने भी दावेदार है उन्हें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, किसी तरह का कोई मतभेद और मनभेद नहीं रखना पड़ेगा। और ये एक देखिए चुनावी प्रक्रिया है, राजनीति में इस तरह के घटनाक्रम हमें सदैव देखने को मिलते हैं। लेकिन बात आती है पार्टी के कार्यों की। आप देखिए जिस तरीके से हम चुनाव जीतने के लिए हमारी वर्किंग हमने शुरू कर दी है, ब्लॉक स्तर के लेवल पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर हमारी कमेटियां बैठ चुकी है, हम बार बार 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो ये चीजें दिखाती है कि पार्टी चुनाव के लिए कितनी। ठीक है भरत मेघवाल जी, मिथिलेश जैमिनी जी, क्या इतना आसान होता है कि पार्टी जिसको टिकट देगी, और चूंकि हमने शुरू में भी कहा कि पार्टी इस उद्देश्य से चल रही है कांग्रेस की जल्द से जल्द टिकटों की घोषणा हो जाए, और कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि जिसको टिकट मिल जाएगा और बाकी दावेदार फिर एक साथ एकजुट होकर उसके लिए चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। एक पक्ष तो यह है, और दूसरा पक्ष यह है कि इससे पार्टी के जो नाराज दावेदार हैं, जो बगावत कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी पहचान विपक्षी खेमे को पहले हो जाएगी, वो भी नुकसानदेह है। रविंद्र जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कांग्रेस के लिए, एक पॉजिटिव साइन है कि गौरव गोगोई ऐसे व्यक्ति हैं जो 11 बजे बैठकर वार रूम में डिस्कस कर रहे हैं और कल उदयपुर जा रहे हैं। नहीं तो कांग्रेस में हमने देखा है वो जमाना कि कुमारी शैलजा के घर पर अपना बायोडाटा देने के लिए लाइन में लगे रहते थे, दिग्विजय सिंह के घर मिलने की एक झलक पाने के लिए, दर्शन लेने के लिए तरसते रहते थे। तो वो तमाम चीजों से मुक्ति मिली है। अब जीत हार तो वो तो भाग्य की बात है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बयान दे चुके हैं। एक बयान ये दे चुके हैं कि जिन्होंने मेरी सरकार बचाई उनको टिकट दीजिए, फिर उनमें से कहा कि 50% को दीजिए। यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो अंदर चल रहा है, ये तो ठीक है कि कैंडिडेट के सिलेक्शन में इस बार मेथड का सही यूज हो रहा है। अगर अब इसमें देखिए सीपी जोशी भी कूद गए, उनको लग रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कोई लड़ाई होती है, तो उन्होंने बयान दिया कि मैं अशोक गहलोत का फॉलोवर नहीं, कोलोबरेटर हूं। ये एक बहुत बड़ा बयान है। इसका मतलब अगर सरकार आती है और दोनों में, क्योंकि ये तो मान के चलिए कि पिछले चुनाव में सचिन पायलट के नाम पर एक साइलेंट वोट, एक न्यूट्रल वोट कांग्रेस को मिला था। अब वो वोट कितना मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन जिस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी को लेकर के बाहरी हटाओ, लोकल लाओ, तो कई जगह कई हम नजारे देखने को मिल रहे हैं। 15 मिनट में शकुंतला रावत और जो नीरज डांगी वो आ गए पाली से। तो ये तमाम समझना लोग भी चाह रहे हैं और कांग्रेस के दावेदार भी चाह रहे हैं, जो जिताऊ कैंडिडेट, ये जो विनेबिलिटी का फैक्टर जो कहा जा रहा है, आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1, 2, 3 ये पॉइंट उसमें क्या है? देखिए कांग्रेस और क्या पारदर्शी है ये? उसको देखिए, कांग्रेस का जो प्रोफार्मा है उसमें इस बार पहली बार आपका कास्ट इक्वेशन मांगा गया है। इसके अलावा पहली बार गौरव गोगोई 3 लोगों से बात कर रहे हैं, जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, जो पूर्व विधायक हैं, जो हारे हुए विधायक हैं। उनसे विधायकों से पूछ भी रहे हैं कि कैसे जीता जा सकता है। जो ज्यादा वोटों से हारे हैं उनसे यह पूछा जा रहा है कि सामने वाले के कास्ट इक्वेशन ये है, मनी फैक्टर ये है, आप कैसे अरेंज करोगे। तो पहली बार मैं कहूंगा कि भाजपा की कॉपी कर रहे हैं। और जो संवाद की स्थिति है, जो गौरव गोगोई यंग है, उन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस में ये एक नया फैक्टर क्रिएट किया है। और ये जरूर है कि आज मुख्यमंत्री जी ने बहन भाई का रिश्ता निभाते हुए अपनी बहन को एक तोहफा दे दिया है। क्योंकि जो भी बीजेपी में सीएम का चेहरा बनता है, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत बन रहे थे, उन्हें संजीवनी वाले मामले में लपेट लिया। अब अर्जुन मेघवाल की स्पीड तेज बढ़ी। तो आज राखी के दिन कह दिया कि जो कैलाश मेघवाल ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनकी जांच होगी। यानी मुख्यमंत्री की रेस से अब अर्जुन मेघवाल को भी अशोक गहलोत ने भाजपा से बाहर करने का काम कर दिया। भले उसके लिए वेपन कैलाश मेघवाल बने हो। यानी दो तरफा काम चल रहा है, दो तरफा जाहिर तौर पर काम चल रहा है। जगदीश शर्मा जी,
जगदीश शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर हम अभी टिकटों के आवेदन जो कांग्रेस की तरफ से आए, अगर सचिन पायलट की बात करें, 18 कांग्रेस के नेता डिमांड कर रहे हैं जहां पर पायलट चुनाव जीतकर आए, विधायक बने। टोंक जिले की बात करें, 4 विधानसभा सीटों में 100 आवेदन आ चुके हैं। अगर कोटा उत्तर शांति धारीवाल जहां से 6 से ज्यादा दावेदार वहां से सामने आ गए। बीडी कल्ला को लेकर लोकेश शर्मा लगातार अपनी पैरवी कर ही रहे हैं। कई मंत्री और विधायक सिटिंग ऐसे हैं जिनकी अगेंस्ट 2 से लेकर 20 तक दावेदार सामने आ रहे हैं। ये स्थिति सुखद है? क्या माहौल कांग्रेस के पक्ष में है इसलिए इतने ज्यादा दावेदार आएंगे सामने? मतलब मैं कह रहा हूं कि क्या लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में इसलिए इतने ज्यादा दावेदार आ रहे हैं और ये नुकसान पहुंचाएंगे कि फायदा पहुंचाएंगे कांग्रेस को? देखिए सरोज जी, देश में लोकतंत्र इतना परिपक्व अब हो गया है कि उसमें दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, और उनके बीच में से उचित कम उम्मीदवार का छांटना, इसका एक जो भी प्रोसेस आप अडॉप्ट करोगे उसमें कुछ न कुछ खामी हो सकती है। लेकिन ऐसी सूरत के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट चुनती है और वो चुनाव के लिए जो भी प्रोसेस है, आपको मालूम है कि वो अंत में जाकर तो पार्टी का जो हाई कमान कह दीजिए, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में वर्किंग कमेटी और उसमें सिलेक्शन कमेटी हो जाती है, ऐसे ही बीजेपी में भी। लेकिन उस सब के बावजूद जो कैंडिडेट आते हैं इतने हैं, उनको संतुष्ट करना भी बहुत जरूरी है। उनको, वरना चुनेंगे कैसे? वरना ये मान लीजिए कि 3rd नंबर के कैंडिडेट को चुन लिया गया, तो फर्स्ट, पहले और दूसरे नंबर पर जो थे उनको किस तरीके से निपटाएंगे, उनको किस तरीके से संतुष्ट करेंगे ताकि वो विरोध में खड़े नहीं हो या किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करें। बिल्कुल डॉक्टर अपूर्वा, क्या बीजेपी इन्हीं सब चीजों की वजह से अभी इस उलझन में और पचड़े में नहीं पड़ना चाह रही है कि यहां लगातार लंबी लंबी कतारें लग जाएं टिकट के दावेदारों की और फिर पहले ही पता चल जाए कि जूतम पैजार की स्थिति यहां पर बन रही है, और इसीलिए फोकस पूरा परिवर्तन यात्रा पर है, ताकि ये कहा जाए कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर आप टिकट चाहते हैं तो अपने समर्थकों को लेकर आए, पता चले कि आपके कितने दावेदार, कितने साथ हैं, कितनी भीड़ आप जुटा सकते हो, पार्टी के लिए किस तरह से आपने काम किया है। तो उस लिहाज से पार्टी एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी दे रही है परिवर्तन यात्रा के जरिए, इसीलिए आप पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं टिकट वितरण को लेकर। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग पिछड़े हुए टिकट वितरण को लेकर के नहीं हैं। हमें किसी भी प्रकार की सो कॉल्ड स्क्रीनिंग कमेटी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति होती है। जो परफॉर्म करता है, विनेबिलिटी फैक्टर नहीं है। दूसरी बात ये है, इन्होंने जो स्क्रीनिंग कमेटी रखी है, मैं जानना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी पिछले 4.25 साल से राजस्थान में राज कर रही है, उनको आज भी विनेबिलिटी फैक्टर देखना पड़ रहा है? क्या वो परफॉर्मेंस नहीं देख रहे? क्या उनको स्क्रीनिंग के लिए गौरव गोगोई जी को बुलाने की जरूरत पड़ रही है? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके जो विधायक हैं, जो चुनकर आ चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है अपने क्षेत्र में? क्योंकि विधायकों ने, मंत्रियों ने परफॉर्म ही नहीं किया। और आप ये आश्वस्त रहिए कि जनता ने इनकी ये क्या स्क्रीनिंग कमेटी बैठाएंगे, जनता ने तो ऑलरेडी इनकी स्क्रीनिंग। तो डॉक्टर अपूर्वा, अगर विनेबिलिटी फैक्टर बीजेपी नहीं मानती तो फिर कौन सा फैक्टर मानती है? क्या चुनाव जीतने के लिए नहीं आप लड़ते हैं? जी, हम चुनाव बिल्कुल जीतने के लिए लड़ते हैं, मगर हम ये नहीं देखते कि जो जिताऊ कैंडिडेट है उसको तोड़ मरोड़ के लाओ और बैठा दो। गौरव गोगोई इस वक्त लाइव आ रहे हैं, मैं जरा आपको सुना देता हूं पहले। तो इस प्रकार का भ्रम ना फैलाएं, आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मीडिया सच्ची बात रिपोर्ट करे तो हम इसकी भी हम आपके आभार प्रकट करते हैं। निर्दलीय सरकार के साथ थे, वहाँ पर क्या कांग्रेस और निर्दलीय कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? कोई नहीं होगा। आपको क्यों लगता है कि मैं अपनी दल की रणनीति आपके सामने, आपके कैमरे पे बोलूंगा? हम बस ये इतिहास बनने वाला है, दोबारा कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, बस। तो वही तो इतिहास बनने वाला है। देखिए आप लोग देखिए, 25 साल का ट्रेंड है, रिपीट नहीं होती है सरकार, तो कैसे, कौन सा फॉर्मूला है? जादू की छड़ी लेके आए आप? जादू की छड़ी नहीं है, लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मन और लगन है, बस। धन्यवाद। ठीक है अपूर्वा जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। और आपने जिक्र किया कि कांग्रेस को आखिर यहां गोगोई साहब की जरूरत क्यों पड़ी, तो फिर सवाल तो आपसे भी ये पूछा जाएगा कि फिर प्रहलाद जोशी को आप क्यों लेकर आए? देखिए, पहले मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए रविंद्र जी। जनता ने इनको पिछले 56 महीनों से देखा है।
प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा मुकदमे, 31,000 से ज्यादा रेप, आप देखिए 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन के मुकदमे हैं। आप आज रक्षाबंधन का दिन है, महिलाओं के लिए बहुत खास है, आज सारी इनकी स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह हो रही है। पर मुझे बहुत हार्दिक, मैं कहती हूँ ना, हर्ष होता अगर मुख्यमंत्री महोदय ने महिला सुरक्षा के लिए आज कोई कदम उठाया होता। यही नहीं, पूरे देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं है तो वो है राजस्थान में। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा महंगी पर यूनिट अगर घरेलू बिजली है तो वो है राजस्थान में। मंडी पर टैक्स अगर सबसे ज्यादा कहीं देश में है तो वो है राजस्थान में। अगर हम एनसीआरबी के अंदर सुसाइडल आंकड़ों को देखें तो बेरोजगारी से मरने में सेकंड नंबर आंकड़ा राजस्थान का आता है। करप्शन इंडेक्स डॉक्टर अपूर्वा, देखिए फिर आप कहेंगे कि मेरे को बीच में रोक रहे हैं। आपने यहाँ बिल्कुल कांग्रेस की सरकार के क्या कामकाज रहे हैं जो लोगों के लिए खराब रहे, वो जरूर आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर टिकट बंटवारे को लेकर अगर बात होती है तो मैं बीजेपी के लिहाज से समझना चाहूंगा कि बीजेपी किस तरह के कैंडिडेट सामने लेकर आएगी, और उसका काम शुरू हो तो चुका ही होगा, लेकिन कैसे चल रहा है? देखिए, हम राजस्थान में परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। जनता ने ठान ली है कि राजस्थान से इस बार कांग्रेस को समूल नष्ट करना है, समूल हटाना है और भाजपा को लाना है। अभी हमारा पूरा फोकस परिवर्तन लाने के लिए है। और जहां तक रही टिकट वितरण के सवाल, तो ये सब हमारे जो शीर्षस्थ नेता हैं वो तय करेंगे और उसका जो बेसिस रहेगा वो परफॉर्मेंस रहेगा। मिथिलेश जैमिनी साहब, मुझे बताएं जरा, ये बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती या ऊहापोह की स्थिति है, या परिवर्तन यात्रा के बाद कितना परिवर्तन आता है उसके बाद फिर काम तेजी से शुरू होगा? देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सच्चाई है कि 27 अगस्त को दिल्ली में इनकी संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी, टिकट फाइनल करने थे। लेकिन नड्डा साहब को वो दिन याद आ गया जब उन्होंने जनाक्रोश को, रथों को रवाना करने के लिए जयपुर की धरा में पैर रखा था और वो खाली पड़े थे, लोग नहीं आए थे। वो नजारा उनको याद आ गया तो उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा पहले निकाल लो, नहीं तो जिसका टिकट कट गया वो 4 आदमी भी लेके नहीं आएगा और चुनावी साल में गलत मैसेज जाएगा। और दूसरा, जो कैलाश मेघवाल जी ने कोर्ट में खाज का काम कर दिया है, जिस आदमी ने बड़े बड़े लोगों को हराया, वो काम हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बीजेपी के लिए, कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। वसुंधरा राजे फैक्टर कहीं न कहीं काम कर रहा है। ये वही कैलाश मेघवाल है जो कहा करते थे कि झूठे हैं इनके जयकारे, इन्होंने 5,000 करोड़ डकारे, जो वसुंधरा राजे के खिलाफ बोले। उसके बाद हमने देखा हाउस में किस तरीके से वो गायब हो, जब 3 एसटी के विधायक गायब हो गए तो कैलाश मेघवाल नहीं आए तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाई। आज तो बीजेपी कह रही हमने 10 दिन में नोटिस मांग लिया। उस दिन क्या हो गया था जब कांग्रेस सरकार संकट में थी और उस समय आपके 4 सांसद विधायक गायब हुए थे, उनमें 3 एसटी के थे, 1 कैलाश मेघवाल थे। कहां हो गया था? तो इनको कहीं न कहीं बीजेपी को अंदरूनी सच्चाई है। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी है उनमें कई जो कैंडिडेट्स हैं उनके निजी व्यक्तित्व पर जो टिप्पणी की जा रही है वो शर्मनाक है। किसी व्यक्ति से कहना एक जवाब मैं इस पर ले लेता हूं, एक जवाब मैं डॉक्टर अपूर्वा से लेता हूं। जो यहां मिथिलेश जी ने उठाया सवाल, कैलाश मेघवाल जी का क्या टिकट कट रहा था इसलिए वो ऐसा बोले, या फिर शब्द किसी और के हैं, कैलाश मेघवाल जी की जबान थी? और आगे इस तरह की और भी बातें और बीजेपी के नेताओं की तरफ से सुनने को मिल सकती हैं। सबसे पहले मैं मिथिलेश जी को जन आक्रोश यात्रा के लिए बताना चाहूंगी कि शायद 1 अगस्त को मेरे बड़े भाई जयपुर में उपस्थित नहीं थे। इन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान में उमड़ा जन सैलाब नहीं देखा और ये उनके साक्ष्य नहीं रह पाए। इन्होंने ये नहीं देखा कि किस प्रकार जयपुर का प्रत्येक गली, प्रत्येक मार्ग जो है वो जाम था और वो जन आक्रोश से। उसमें वसुंधरा राजे जी मौजूद नहीं थी आपकी? 1 मिनट, वसुंधरा राजे जी के परिवार का जो सदस्य है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि कम से कम मानवीय संवेदनाओं को तो आपको यहाँ पर जो है वो जगह देनी चाहिए। इस पर आप राजनीति ना करें। आप भी वाकिफ है कि उनके घर में जो उनके परिवार के जन है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां तक कैलाश मेघवाल जी का सवाल रहा, आपको ज्ञात होना चाहिए कि पार्टी की अनुशासन समिति ने उनको नोटिस जारी किया है। कैलाश मेघवाल जी ने पहले भी एक विवादित बयान दिया था, तब तो कांग्रेस को इतना बुरा नहीं लगा। तब तो मिथिलेश जैमिनी जी आप आके नहीं कहे, जब उन्होंने कहा था कि SC STs को जो है वो पार्टी जो है वो बंधुआ मजदूरों की तरीके से ट्रीट करती है।
हमारी ही भाजपा की पार्टी जगदीश शर्मा जी, ये जो स्थिति इस वक्त है बनी हुई है, देखिए अलग अलग काम चलते रहेंगे, टिकट बंटवारे होते रहेंगे, जिसको टिकट मिलता रहेगा वो फिर अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार करना शुरू कर देगा। लेकिन आज की स्थिति में प्रदेश में जो दो महत्वपूर्ण पार्टी बीजेपी और कांग्रेस है, उसमें हम ये देखें कि कांग्रेस का घर और उसकी स्थिति क्या सुधरती हुई दिखाई दे रही है, इस लिहाज से कि एकजुटता उनको दिखाने की, दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि बीजेपी को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि हम एकजुट हैं। देखिए, ये स्थिति कांग्रेस में टिकट बंटवारे के टाइम हर बार होती है। ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस में इस तरह का हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है, कार्यकर्ता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर चुनाव में हुआ है। मैं पिछले 20-25 जो है सालों से चुनाव की टिकटों की जो बंटवारे की प्रक्रिया है उसको देखता रहा हूं। तो लेकिन सवाल ये है कि आपको टिकट जो है जीतने वाले के लिए चाहिए या बढ़िया परफॉर्म करने वाले को चाहिए जी। ये दो चीजें। एक बीजेपी दावा कर रही है कि हम जो बढ़िया परफॉर्म करने वाला है उसको टिकट देंगे, कांग्रेस ये कह रही है कि हम विनेबल को देंगे, यानी कि जो जीत सकता हो। अब जीत सकने के लिए तो बहुत सारे दफे कांग्रेस ऐसे लोगों को भी टिकट देते हैं जो अपराधी होते हैं, जिनको पुलिस खोज रही होती है। आप देखिए जो मौजूदा विधानसभा है उसमें कई लोगों को पुलिस खोज रही है, ये कैंडिडेट, ये विधायक बनकर इधर उधर बसते फिर रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। भरत जी, मैं भरत मेघवाल जी से एक सवाल जानना चाहूंगा। भरत मेघवाल जी, ये स्थिति जो सिटिंग विधायक हैं या फिर जो मंत्री हैं, वो जाहिर तौर पर सिटिंग एमएलए हैं, अगर पार्टी को लगा कि ये जीतने वाले फैक्टर को मैच नहीं करते हैं तो फिर उनको किस तरह से मनाया जाएगा? रविंद्र जी, देखिए पिछले 4.5 साल में सरकार ने बेहतरीन कार्य किए हैं और जनता सरकार से खुश है। रही बात विधायकों की और मंत्रियों की, तो जो परफॉर्मा तैयार किया गया है, जो फैक्टर बनाए गए हैं, जो विनिंग नहीं, जो जिनके आप टिकट काटेंगे उनको कैसे मनाएंगे? अगर वो मंत्री हैं या वो सिटिंग एमएलए हैं, उनको कैसे मनाएंगे अगर उनका टिकट कटता है? तो वो तो कह रहे हैं कि हम जीत के दावेदार हैं सब। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मानता है, अगर उस व्यक्ति की टिकट कटती है तो निश्चित तौर पर उसे भी ये समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कहीं ना कहीं उसकी। बिल्कुल, मैं आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन आज का जो प्राइम डिबेट का सवाल था उस पर भी एक नजर डालते हैं। ज्यादा दावेदारों की वजह से कांग्रेस को टिकट वितरण में मुश्किल होगी। 80% लोगों का यह कहना है कि हां, कांग्रेस को मुश्किल होगी। 20% लोगों का मानना है कि नहीं, कांग्रेस को इसमें मुश्किल नहीं होगी। और जब बीजेपी की तरफ से प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर बीजेपी की भी बात जरूर की जाएगी। लेकिन अभी बीजेपी का पूरा फोकस परिवर्तन यात्रा पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही।